नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही सवार थे योगी आदित्यनाथ, तो उनका कद बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की भूमिका को कतई कमतर करके नहीं आंका जा सकता। जिस तरीके से 2014 के चुनाव के बाद जीत का जायका खराब हो गया था अमृतसर से अरुण जेटली की हार से, इस बार वो हुआ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। गुजरात के लोग गुजराती अस्मिता से नरेंद्र मोदी को जोड़ते हैं और उसके साथ में भविष्य का प्रधानमंत्री देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और कल जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए हैं तो उनकी मीमांसा, उनकी व्याख्या, उनकी बटन होलिंग यानी छिद्रान्वेषण करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। हम सीटवार जा सकते हैं, क्षेत्रवार जा सकते हैं, हम इस पर बात कर सकते हैं कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेरा अपना मानना है जो बीत गई सो बात गई। जितने विश्लेषण होने थे वो अब तक हो चुके हैं। अब क्या बात इस पर होनी चाहिए, क्योंकि नतीजे जब आते हैं तो उसके पीछे कुछ शब्द चूंकि ढूंढने होते हैं। जनता का मिजाज, जन भावनाएं, जो लोग पहले नहीं पकड़ पाए होते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। उसके बाद वो उसकी बटन होलिंग करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे कारण ये रहे होंगे। लेकिन मेरा मुद्दा आज का ये नहीं है। अब सवाल ये है कि देश की जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से नतीजे आए, वैसे तो पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों के दूरगामी असर होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मेरे सामने जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो उत्तर प्रदेश को लेकर है। क्यों, ये धीरे धीरे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जरा याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो काशी गए थे तो बोले मैं सोमनाथ से विश्वनाथ तक आया हूं। अब क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश की प्रचंड जीत के बाद गुजरात में जहां नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। तो मतलब अब बाबा विश्वनाथ से बाबा सोमनाथ की यह यात्रा, जो धार्मिक प्रदर्शन उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके मायने क्या है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, गुजरात को कहा जाता था बीजेपी की प्रयोगशाला। कारण यह था कि सतत लगातार 2 दशकों से 3 दशकों से जहां सरकार चलती चली आ रही आज की तारीख में, वो अकेला गुजरात था जहां बार बार मुख्यमंत्री बदलते थे मोदी से पहले, लेकिन सरकार नहीं बदलती थी। कभी शंकर सिंह वाघेला, कभी सुरेश मेहता, फिर नरेंद्र मोदी, केशुभाई पटेल उससे पहले। तो आप मुख्यमंत्रियों के नाम आप बदल सकते हैं, लेकिन ये माना जाता था कि गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी के लिए पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मौजूदा नरेंद्र मोदी जब वहां पर भेजे गए 2001 में, उसके बाद 2002 में जिस तरीके से वहां पर दंगे हुए, उसके बाद बहुत कुछ हुआ इस देश में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में भले वो हों, लेकिन गुजरात उस समय चुनता था भविष्य के प्रधानमंत्री को। 2007 में जब मतदान हुआ तो मुझे बहुत ठीक से याद है, जब लाल कृष्ण आडवाणी को घोषित किया गया था प्रधानमंत्री पद का दावेदार, उस समय अरुण जेटली, जो अब नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि अगर आप आडवाणी जी को चुनाव के बाद घोषित कर दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये था क्योंकि गुजरात के लोग गुजराती अस्मिता से नरेंद्र मोदी को जोड़ते हैं और उसके साथ में भविष्य का प्रधानमंत्री देखते हैं। लेकिन खैर, मोदी तमाम ऑड को हराकर आगे बढ़ना जानते हैं और लगातार वो करते चले आ रहे थे। तो अब राजनीति में क्या होगा, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर पहली बार चुनाव लड़ा गया था, निश्चित तौर पर भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वहां पर काशी है और जो भी 2014 से चुनाव होते चले आ रहे हैं वो मोदी के नाम पर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव से गायब थे, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही सवार थे योगी आदित्यनाथ, तो उनका कद बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की भूमिका को कतई कमतर करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार की सत्ता विरोधी लहर होती है, उसके बीच भी अपने आप को बचा के रखना और इस तरीके का प्रचंड बहुमत लाना। क्योंकि जब बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है उसके बाद भी इतनी बड़ी जीत आसान नहीं है। बाइपोलर का मतलब यह था कि जहां पर त्रिकोणी या चतुष्कोणी मुकाबले होते थे, वहां पर सिर्फ 2 दल थे और उन 2 दलों के बीच में अपनी श्रेष्ठता साबित करना, और जिस तरीके का अलायंस अखिलेश यादव ने तैयार किया था, उससे ऐसा लगता था कि बीजेपी ने जो 2017 में छोटी छोटी पार्टियों के साथ में बड़े बड़े जीत के मील के पत्थर रखे थे, लगभग वही इतिहास दोहराने की कोशिश की थी समाजवादी पार्टी ने। लेकिन वो नाकाम रहे।
उसके पीछे तमाम कारण होते हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है, इसकी झलक मिल चुकी है कि जब प्रधानमंत्री वहां पर गए। मतलब यह है कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते थे वो योगी आदित्यनाथ होते थे। क्योंकि देखिए, जब भी नरेंद्र मोदी की बात होती थी तो 2014 की जीत के असली शिल्पकार जिनको कहा जाता था, वो पार्टी के चाणक्य की उपाधि भी उनको इतनी कम उम्र में दे दी गई थी, वो थे अमित शाह, मौजूदा गृह मंत्री, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। इस बार भी अगर आप देखें, जो सबसे कठिन क्षेत्र माना जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर जाटों और किसानों की नाराजगी मुद्दा थी और अखिलेश के साथ में जयंत चौधरी आरएलडी के थे, वहां पर यह माना जा रहा था कि जाटों का गुस्सा, किसानों का गुस्सा, वो पूरी तरीके से बीजेपी को यहाँ नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन हुआ देखिए उल्टा। पश्चिम से ही जो हर बार विजय की पुरवाई चलती है, जो पूरब तक कायम रहती है, वो इस बार भी चली। पहले चरण में बीजेपी ने कमाल किया। इसको इस तरीके से सोशल मीडिया या तमाम लोगों ने कहा था कि पहली जो बेल्ट है वो गन्ना है, दूसरी जिन्ना है। मतलब कहने का मतलब यह था कि गन्ना किसान ज़्यादा होते थे, दूसरे में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा होती थी। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है पहले की तुलना में। लेकिन जो आखिरी चरण था उसमें अगर आप देखें पूर्वांचल की तरफ, वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का जाति समीकरणों के साथ। लेकिन दोनों के बीच में 10% का जो अंतराल था वो बना रहा और उसके बाद ये लंबी बड़ी जीत मिली। इसके बीच में अनुप्रिया पटेल भी जीत कर आई। एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से 2014 के चुनाव के बाद जीत का जायका खराब हो गया था अमृतसर से अरुण जेटली की हार से, इस बार वो हुआ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा पार्टी के थे केशव प्रसाद मौर्य, उनकी हार हो गई सिराथू से। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि देखिए, राजनीतिक पंडितों का काम या राजनीतिक विश्लेषकों का काम किसी एक घटना के बाद खत्म नहीं होता है। क्योंकि जिस तरीके से सतत पानी का प्रवाह चलता रहता है, जिंदगी चलती रहती है, उसी तरीके से मीमांसाएं भी चलती रहती, व्याख्याएं भी चलती रहती हैं। तो अब ये होने लग गया है कि आखिर मोदी के बाद नंबर 2 कौन? तो देखिए, मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मानना है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकली हुई है। आपको पता ही है, उसको मातृ संगठन या पितृ संगठन जो भी आप कहना चाहें कहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सूत्र वाक्य है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य और मुद्दे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति निमित्त मात्र होता है। लेकिन इसका ही एक कंट्राडिक्शन ये होता है संघ में कि व्यक्ति ही अंततः महत्वपूर्ण हो जाता है जो विचारों को लेकर आगे चलता है। मतलब जो उसकी विचार, उसके दृष्टिकोण आगे लेकर उसको बढ़ा सके, उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि इस पार्टी में गेरुआ बहुत ताकतवर शब्द है। आपको याद है उमा भारती किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बनी थी, बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन वो आज की तारीख में कहीं नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कोई गलती नहीं की। वो भले ही उनके नाम के आगे योगी लगा हुआ, लेकिन एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अभी ये सारे चमत्कार हो रहे हैं। वो एक ऐसा ब्रांड है कि उसके साथ तमाम लोग ब्रांड बनते चले जा रहे हैं। बाकी लोग कैटलिस्ट हो सकते हैं, उत्प्रेरक हो सकते हैं। अमित शाह भी बहुत कुशल रणनीतिज्ञ हैं, उनका बहुत बड़ा चेहरा है और उन्हें तमाम कमाल किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा भरोसा भी उन पर करते हैं। ये भी बार बार दिखाई पड़ा है, क्योंकि जब भी सबसे कठिन कोई मोर्चा होता है वहाँ पर फ्रंट पर आकर, ऐसा नहीं कि वो पीछे से सिर्फ आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो एक सेनापति भी होते हैं, महामंत्री भी होते हैं, उस तरीके से वहाँ लड़ते हैं। तो अब एक कंपैरिजन शुरू होगा कि आखिर मोदी के बाद शाह की योगी। लेकिन आप याद रखिए, कभी होता था कि नंबर 2 अरुण जेटली हैं कि राजनाथ सिंह हैं, फिर ये हुआ अमित शाह है। देखिए, राजनीति में लगातार आपको परिणाम देते रहने पड़ते हैं, वरना आप याद करिए असम में जिस तरीके से असम गण परिषद आई थी, प्रफुल्ल महंत कहाँ गायब हो गए, धूमकेतु की तरह आए थे। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आया तो माना गया कि कहीं वो भी तो प्रफुल्ल महंत नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली में उन्होंने अपनी सत्ता बरकरार रखी। लेकिन जब राष्ट्रीय फलक पर जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो वो धड़ाम होते गए। अब पंजाब में जो विजय मिली, बहुत बड़ी विजय मिली है
और जितनी बड़ी विजय होती उतनी बड़ी अपेक्षाएं होती, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के सामने ये विकल्प नहीं होगा कि जी हमको तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं। वो अपनी गलतियों का या असफलताओं का या जनाकांक्षाओं का जो बोझ वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसका ठीकरा फोड़ने के लिए उनके पास कोई नहीं होगा। वहां पर भगवंत मान होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, और जब लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर स्टेट, इस तरीके की चुनौतियां हों, ड्रग्स का जिस तरीके का वहां पर मुद्दा है, उसके बाद इन सब चीज़ों के बीच में उसको हैंडल करके वो किस तरीके से उभर कर आते हैं, तो मैं कहता हूं ये अब असली परीक्षा है। पंजाब या तो आम आदमी पार्टी को वहां पर पहुंचा देगा जहां पर बिल्कुल टीना फैक्टर कहा जाता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है। एक तो वो कहा जाता है कि वहाँ मतलब उसके सामने एक विकल्प, क्योंकि पहली रीजनल पार्टी इस तरीके की है लंबे अरसे बाद जो दूसरे राज्य में सरकार बना पाई है। तो इस परिस्थिति में देखना होगा कि अगर वहाँ से वो किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पाते हैं, तो या तो बहुत अच्छा होगा, और अगर वहाँ पर वो धराशायी होते हैं तो दिल्ली की थाती भी जाएगी। और यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल खुद में हाफ स्टेट के सीएम होंगे और भगवंत मान एक फुल फ्लेजेड बड़े समृद्ध राज्य के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो कहीं पार्टी के अंदर दूसरा कोई शक्ति का केंद्र तो नहीं बनेगा, क्योंकि तमाम लोग देख रहे हैं। तो ये आपको देखने और समझने की बात है। तो इसलिए अभी से ये कह देना कि अब दो चुनौतियां होंगी, क्योंकि कल मैं जब पढ़ रहा था तो होता क्या है कि जब हम लोग टिप्पणियां करते हैं ना, तो जुबान है, आप बोल जाते हैं, खा जाते हैं। तो जब कई बार कुछ गलत खा जाते हैं तो उस तरीके से आपके पेट को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब गलत बोल जाते हैं बिना सोचे, तो फिर क्या होता है कि उसका फर्क बाद में आपको फजीहत की तरीके से चुकाना पड़ता है। तो योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर से एक चुनौती के तरीके से पेश किया जाने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के सामने एक ऐसा व्यक्ति आ गया। लेकिन अब ये जो संघ की बात मैंने आपसे कही थी, ये समझिए क्यों जरूरी है। योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से या भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से नहीं आते, ये आपको पता ही होगा। इसी तरीके से भाजपा ने उनको पूरी तरीके से अंगीकार किया, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे अपनी विचारधारा के लोगों को जगह जगह जोड़कर यहां तक पहुंची है, तोड़कर नहीं, जोड़कर पहुंची है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेताओं को महत्वाकांक्षाओं की जो अपनी वेदी थी उस पर बलि होते हुए देखा है। तो सतत काम करते रहना, टीम वर्क की तरह काम करते रहना, संगठन में पकड़ रखना, ये देखने वाली बात है। तो अभी ये जो कंपैरिजन है, हो सकता है कुछ लाइक्स दिला दे आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कुछ दर्शक भी आपके साथ आ जाएं, लेकिन इसको करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब बड़े लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लोग लगे हुए हैं, तो उसमें व्यक्तियों का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि वो उनकी विचारधारा को वहां पर पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते। क्योंकि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? अनुच्छेद 370 35 से राम मंदिर का मुद्दा था, काशी विश्वनाथ का था, लेकिन ये इस तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना होकर उसको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना से जोड़कर रखा गया था। धीरे धीरे ये सारी चीजें की गई, तो ये डिलीवर किया गया है। तो एक लंबी लाइन है। तो हम पत्रकार लोग और तमाम जो नुक्कड़ और पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे, अड़ियों पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी नरेंद्र मोदी फिलहाल एक ऐसा फैक्टर बन गए हैं जो हर बार चुनाव जीतने के बाद आत्ममुग्ध होने के बजाय और ज़्यादा अपने आप को जिम्मेदारियों से वो भार उसका समझते हैं, उस जिम्मेदारी को समझते हैं। वरना क्या कारण है कि यहाँ मतदान 7 तारीख को खत्म होता है, अमित शाह त्रिपुरा में चुनाव की तैयारी करने पहुंच जाते हैं, रिजल्ट भी नहीं आए हुए होते हैं, और नरेंद्र मोदी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पर कार्यकर्ताओं को बधाई देने के बाद और देश के लिए रोड मैप देने के बाद वो चले जाते हैं गुजरात में, क्योंकि गुजरात का चुनाव है। तो मतलब जो गुजरात कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला होता रहता था, वहां पर पिछला चुनाव बहुत मुश्किल से और कड़े मुकाबले के बाद मोदी को पूरी तरीके से झोंकना पड़ा था, मोदी की अस्मिता को लाना पड़ा था, तब जाकर गुजरात में बीजेपी जीत पाई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जीत का जो नाद है, मतलब बाबा विश्वनाथ से जो शंखनाद हो रहा है, वो सीधे सोमनाथ तक पहुंच रहा है। और द्वारकाधीश से अब कहीं तैयारी मथुरा की तो नहीं है, क्योंकि अयोध्या में तो राम का वनवास खत्म हो चुका है।
तो बस इसी नोट के साथ आपको ख़त्म करता हूँ, यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इसके बाद बात करेंगे इसके आगे वाले घटनाक्रम क्या हैं। लगातार आपसे बात होती रहेगी। नमस्कार।